हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग मुद्दे पर आ गए। मुद्दे क्या था? पॉलिटी। पॉलिटी में हम लोग बेसिकली संविधान के बारे में पढ़ते हैं और राज व्यवस्था, यानी संविधान का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमारे संविधान का निर्माण का प्रक्रिया क्या था। तो हम लोग संविधान वो इतिहास का विषय है ऐसे, तो वो इतिहास में पढ़ाया जाएगा। हालांकि हम संविधान क्या होता है वो बताएंगे, और राज व्यवस्था क्या होता है उससे रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड जो भी प्रावधान किया गया है उसके अंतर्गत वो सारा अब जो डेली बेसिस पे है वो आपका रेगुलर किया जाएगा। ओके, तो आज हम लोग संविधान एवं राज व्यवस्था, टॉपिक का ही नाम है संविधान एवं राज व्यवस्था। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान होता क्या है। संविधान एक, कुछ लोगों का मानना है कि दस्तावेज है, कुछ लोगों का मानना है एक आदर्श है, कुछ लोगों का मानना है एक विचारधारा है। तो आप कह सकते हैं, विभिन्न माध्यम है कहने का लोगों का, आपका भी राय होना चाहिए इस पे। तो और विभिन्न इतिहासकारों या विभिन्न मतकारों का जो कहना है कि संविधान एक दस्तावेज भी है। दस्तावेज वो किसका है? तो नियमों का संग्रह का दस्तावेज है। नियम क्या है? तो नियम जिससे गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट को चलाने में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, उसमें उसका संग्रह है। किसमें? तो उस दस्तावेज। तो यहाँ पे बताया गया कि संविधान क्या है, तो संविधान उन नियमों का संग्रह, नियमों को संग्रह को कहा जाता है जिसके माध्यम से देश के शासन को संचालन करने में सहायता होती है। किसी भी देश के संचालन में, चाहे वो आप विभिन्न वैश्विक दृष्टिकोण से देखो तो किसी भी देश के संचालन में एक संविधान की आवश्यकता होती ही है। हालांकि कुछ ऐसे देश भी हैं वहाँ संविधान नहीं है, लेकिन वहाँ भी संविधान का स्वरूप देखा जाता है, वो अलिखित रूप में दिखा जाता है। ठीक है, तो संविधान हम देख लिए क्या है, तो नियमों का संग्रह है। नियमों का संग्रह किस लिए है? तो इस राज व्यवस्था को संचालित करने के लिए। राज व्यवस्था क्या है? सिंपली जो बेसिक आइडियाज या बेसिक मूलभूत दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? राज व्यवस्था के माध्यम से। राज व्यवस्था का मतलब है तो राज व्यवस्था यानी बोले तो राज्य जो है हमारे संविधान में जिस दायरा में राज्य को परिभाषित किया गया है, और व्यवस्था कहने का मतलब राज्य के अंतर्गत जो विभिन्न स्ट्रक्चर्स हैं वो उसके अंतर्गत काम करने में जो हेल्पिंग करते हैं वो व्यवस्था के अंतर्गत आ गए। तो वो संविधान उन नियमों के संग्रह को कहा जाता है जिसके माध्यम से किसी भी देश के शासन को संचालन करने में सहायता होता है संविधान। तो नियमों का संग्रह का नियमों के संग्रह का मतलब ही क्या होता है? नियमों का संग्रह, जैसे भारत के संदर्भ में देखा जाए, मैं भारत का हूँ तो भारत का बात करता हूँ, ऐसे अलग अलग राष्ट्र में अलग अलग प्रावधान किया गया नियमों का संग्रह में। तो भारत की बात किया जाए तो संविधान के अंतर्गत नियमों का संग्रह का मतलब क्या हुआ? हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट का भी चर्चा किए गया है, यानी मूल अधिकार का, जो नागरिकों का मूल अधिकार दिया गया है उसका भी चर्चा किया गया है। नागरिकों का मौलिक कर्तव्य की भी बात किया गया है। नागरिकों को और भी नागरिकता के बारे में भी प्रावधान किया गया है। विधायिका के बारे में काम किया गया है, यानी बोले तो शासन के संचालन में जो भी अंग पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। इंस्टीट्यूशंस बोले तो संस्थाएं, जैसे कि मैंने आप लोगों को संस्थाएं के बारे में ऑलरेडी पहले बता चुका था, इसीलिए क्योंकि अब और आप लोगों को इसके बारे में समझा जा सकता है। ठीक है, तो नियमों का संग्रह का मतलब ही होता है कि विभिन्न जो प्रावधान किया गया संविधान के अंतर्गत, जैसे मूल अधिकार हो गया, डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये राज्यों को दिया गया एक निदेशक सिद्धांत है, यानी राज्य इसको फॉलो करते हैं, इसलिए कि जन कल्याण, यानी जन कल्याण कहने का मतलब हुआ कि उसका उद्देश्य ही होता है कि आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना। ये किसके अंतर्गत दिया गया था? डीपीएसपी के अंतर्गत। और शासन को संचालन, यानी बोले तो गवर्नमेंट का हम लोग क्या जानते हैं? सिंपली गवर्नमेंट का क्या रूप, कितना रूप होता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसका भी दिया गया, न्यायपालिका हो गया, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया। अब
मैंने बताया आप लोगों को नियमों का संग्रह। तो नियमों का संग्रह बेसिक यही है, जो भी हम इसके अंतर्गत तत्व बताएं, एलिमेंट्स बताए, वो सब किसमें की कहा गया है, तो संविधान में इसके बारे में ऑलरेडी सब चीज के बारे में प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे बताया गया कि नियमों का संग्रह है, तो शासन का संचालन अब कैसे हो गया, कैसे होगा? नियम तो उसमें दे दिया गया संविधान में, लेकिन अब शासन का संचालन कैसे होगा? अब शासन का संचालन कैसे किया जाएगा? यही तो राज व्यवस्था है, पॉलिटी है। राज व्यवस्था का मतलब ही होता है कि उन नियमों का जो प्रावधान संविधान के अंतर्गत किया गया है, उस नियम को इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? तो राज्य का काम है। इसी राज्य को ही, पूरे होलिस्टिक अप्रोच को ही राज व्यवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पे बोला जाता है शासन का संचालन। तो शासन का संचालन का अर्थ क्या हुआ? राजनीतिक संचालन, आर्थिक रूप से संचालन और सामाजिक रूप से संचालन। थोड़ा सा समझेंगे, बेसिक पॉइंट्स के बारे में हम लोग क्लियर रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को इसमें डाउट्स आएगा तो आप लोग जरूर इसमें कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शंस के माध्यम से हम आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसका सोल्व करने का मैं जरूर प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे बताया गया शासन का संचालन। शासन का संचालन का मतलब क्या होता है? राजनीतिक संचालन, आर्थिक रूप से संचालन, सामाजिक संचालन। राजनीतिक संचालन, अब जैसे गवर्नेंस को लागू करने के लिए गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी होता है। तो गवर्नमेंट का एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। अब राजनीतिक संचालन में केवल राष्ट्रपति होगा तो बात कैसे होगा? उसका चुनाव भी तो होना चाहिए, तो चुनाव होगा। पीएम होते हैं, हमारे यहाँ कार्यकारी प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविकता जो होते हैं ये नाम मात्र का होते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्रधान होता है, वास्तविक तो आपके यहाँ दिखते हैं मोदी जी जो अभी वर्तमान में है पीएम बोले तो चुनाव हो गया। किनका चुनाव होगा? तो कार्यकारी प्रधान हो या नाम मात्र का प्रधान, उन दोनों का तो चुनाव होगा ही। कोई का डायरेक्ट से होता है, कोई का इनडायरेक्ट से होता है, वो सभी चर्चा करेंगे धीरे धीरे। वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे बताया गया राजनीतिक संचालन कैसे होगा। तो राजनीतिक संचालन पहले गवर्नमेंट के पार्ट्स में राष्ट्रपति आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, उनका चुनाव होगा। चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करेगा? तो वयस्क मताधिकार। यानी वयस्क मताधिकार कहने का मतलब हुआ हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है आर्टिकल 126 के तहत, आर्टिकल 326 के तहत कि जिस नागरिक को, भारतीय नागरिक को 18 वर्ष का उम्र हो गया है, वो वयस्क मताधिकार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइजीज में। ठीक है, तो ये आप लोग राजनीतिक संचालन में, यानी बोले तो गवर्नमेंट के एलिमेंट्स और जनता, यानी बोले तो आम नागरिक, सब पार्टिसिपेट करते हैं राजनीतिक संचालन में। सेकेंड बात है आपका आर्थिक रूप से संचालन। आर्थिक रूप, अब बात आया कि गवर्नमेंट बन गया, लेकिन गवर्नमेंट का काम ही क्या है? जन कल्याण। क्योंकि इसका बात कहाँ कहा गया? डीपीएसपी में, इसका मूल विचार डीपीएसपी में बताया गया। तो गवर्नमेंट का काम ही होता है आपका जन कल्याण को स्थापित करना। वो जन कल्याण करने के लिए क्या होगा? इकोनॉमिक पॉलिसी लागू करेगा, यानी आर्थिक नीतियां लागू करेगा, आर्थिक रूप से संचालन करेगा। पहले राजनीतिक संचालन हुआ, किसके लिए? तो शासन के संचालन का स्वरूप को देख रहे थे हम लोग। शासन के संचालन का स्वरूप में राजनीतिक संचालन और आर्थिक रूप से संचालन। आर्थिक रूप से संचालन करने का मतलब यह हुआ कर का प्रावधान किया गया, उसमें जीएसटी हो गया, बजट हो गया। कर जो होता है टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें प्रावधान किया गया किस लिए? तो आर्थिक रूप से संचालन करने के लिए। अब यहाँ पे आ गया सामाजिक संचालन। सामाजिक संचालन कैसे करेंगे? तो समाज में जितने भी बुराइयां हैं, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, सबको प्रतिषेध करेंगे, सबको निषेध करेंगे। यानी बोले तो उन चीजों को जो समाज को विभेदनकारी, समाज में अस्पृश्यता, समाज को एक बोले तो समाज में वैमनस्यता फैलाता है, उस सभी एलिमेंट्स को क्या करेंगे? निषेध करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहने का मतलब महिलाओं का शोषण न करना, अपने से छोटे के यानी बच्चों को शोषण न करना, अग्रज जो भी हैं हमारे बुजुर्ग लोग, उनको भी शोषण न करना। यानी बोले तो सामाजिक आधार पर बोला गया कि अस्पृश्यता हो गया और विभिन्न एलिमेंट्स हो गया, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो भी है, तो ये किस में आ गया? सामाजिक संचालन में आ गया। शिक्षा का संचालन।
हम तो देख लिए कि अब राजनीति में पहले सब चीज देख लिए, राजनीतिक संचालन और आर्थिक संचालन, सामाजिक संचालन, अब सब चीज हो गया। तो उसके लिए बेसिक नीड्स क्या होना चाहिए? एजुकेशन। एजुकेशन के लिए अभी तक हमारे जब संविधान बन गया था और यानी हमारा देश आजाद हो गया और जब फर्स्ट चुनाव हुआ, तो इसके बाद इसके ऊपर विभिन्न कमिटीज का गठन किया गया था। आप लोग नाम सुने होंगे, राधा कृष्णन कमिटीज, जो यूजीसी का जन्मदाता कहा जाता है उसको, यानी बोले तो जो यूजीसी का प्रावधान किया गया है राधा कृष्णन कमेटी के आधार पर है। तो अभी वर्तमान सरकार के द्वारा 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया। वो अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुए, कुछ ही प्रावधान उसके अंतर्गत जो अभी लागू हो पाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है और सरकार का टारगेट है कि 2028 तक इसके जितने भी बेसिक्स जो प्रावधान इसमें किए गए हैं वो हमें लागू करना है। ये किस लिए लागू किया जा सकता है? हमारे बताए थे आप लोगों को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो आपका गवर्नमेंट का एक पार्ट ही हो गया, गवर्नमेंट का एक मूल सिद्धांत ही हो गया। तो गवर्नमेंट को यानी बोले तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लागू करने के लिए बेसिक्स आइडियाज का होना बहुत जरूरी होता है। और बेसिक्स आइडियाज कहाँ से आएगा? एजुकेशन से आएगा। एजुकेशन क्या है? तो एजुकेशन में बताया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में 2020 के बारे में बताया गया बेसिक डिटेल्स। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। बेसिक स्ट्रक्चर्स यानी बोले तो इसमें 5+3+3 का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो हम लोग ये देखें कि संविधान क्या है, राज व्यवस्था के बारे में जाने हम लोग, और भी इस पर हम लोग और गहन चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।